यस स्टूडेंट्स, हम भारतीय गांव के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारतीय गांव की परिभाषा क्या है इसे देख लिया था हमने, और गांव की क्या विशेषताएं हैं ये हम देख रहे थे। ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं हैं ये हम देख रहे थे। इसकी विशेषताओं में सर्वप्रथम हमने देख लिया था कि यहाँ के निवासियों का जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर होता है। वो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी है समुदाय का छोटा आकार। समुदाय का गांव के जो समुदाय है उनका आकार छोटा होता है। शहरों से तुलना करें यदि हम, तो उसकी बजाय गांव में जो समुदाय है उसका आकार छोटा होता है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता के कारण समुदाय का आकार छोटा होता है। साथ ही कृषि कार्य और पशुचारण या पशुपालन से जीवन यापन के लिए व्यक्ति की भूमि की मात्रा अधिक चाहिए, इसलिए भी वहाँ के समुदाय का आकार छोटा होता है। जो नगर है वो उद्योगों पर आश्रित होते हैं, जहाँ हजारों आदमी एक ही उद्योग में काम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। साथ ही कृषि के लिए यदि कह सकते हैं कि अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए भी वहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम होती है या वहाँ के समुदाय का आकार छोटा होता है। तीसरा है कम जनसंख्या, मतलब कहने का तात्पर्य वही है जो हम देखते आ रहे हैं कि यहाँ समुदाय का आकार छोटा होगा तो स्वतः ही जनसंख्या कम होगी। शहरों की तुलना में और कस्बों की तुलना में गाँव में जनसंख्या कम होती है, जन घनत्व कम होता है, जनसंख्या का घनत्व कम होता है। शहरों की बजाय गाँवों के लोगों के पास में भूमि अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर खेती ही और पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय होता है। साथ ही ग्रामीण लोग जीवन यापन के विभिन्न स्रोतों के इर्द गिर्द बिखरे होते हैं। कम घनत्व के कारण ग्रामीण क्षेत्र घनी बस्ती की समस्याओं से दूर भी होते हैं। चौथी विशेषता है प्रकृति से घनिष्ठ संबंध। ग्रामीण समुदाय का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है, आमने सामने का संबंध होता है। यह कह सकते हैं कि ग्रामवासी प्रकृति की गोद में जन्म लेते हैं और वहीं पर मरते हैं। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, रोशनी, सर्दी गर्मी आदि का अनुभव करते हैं। खुला और स्वच्छ वातावरण में वो रहते हैं, सुगंधित शीतल हवा में वो रहते हैं, पेड़ पौधों के पास वो रहते हैं, पशु पक्षियों के सीधे संपर्क में, प्रत्यक्ष संपर्क में वो रहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि वो प्रकृति से बिल्कुल निकट रूप से जुड़े होते हैं, प्रकृति से उनका संबंध घनिष्ठ होता है। अगली विशेषता है प्राथमिक संबंधों की प्रधानता। गाँव के छोटे आकार होने से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता है, यानी कि ये गांव का हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है। उनमें जो संबंध होते हैं वो प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, निकट के संबंध होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं, और ऐसे संबंध प्राथमिक संबंध कहलाते हैं। अतः इस प्रकार के संबंधों का जो आधार है वो है परिवार होता है, पड़ोस होता है और नातेदारी होता है। गाँव में औपचारिकता का अभाव होता है, दिखाव से दूर रहते हैं, कृत्रिमता से दूर रहते हैं। साथ ही उनके संबंधों में सहयोग पाया जाता है, प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं, प्राथमिक नियंत्रण पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के संबंधों को प्राथमिक संबंध कहते हैं, और प्राथमिक संबंधों की गाँव में बहुलता होती है, गाँव में प्रधानता होती है। अगली विशेषता है सरल और सादा जीवन। ग्रामीण लोगों का जीवन सरल और सादा होता है। नगर की वो तड़क भड़क से, चमक दमक से, दिखावेपन से, बनावटीपन से, आडंबर से काफ़ी दूर होते हैं। हालांकि गांव में भी थोड़ा बहुत इसका प्रचलन नई टेक्नोलॉजी से, सूचना क्रांति से, मोबाइल से होने लग गया है, फिर भी शहरों की तुलना में गाँव के लोगों का जीवन जो है वो सरल है और सिंपल है। उसके पास में साज सज्जा और श्रृंगार की सामग्री शहरों की तुलना में कम होती है, और साथ ही वो कृत्रिमता को पसंद भी नहीं करते हैं। उन लोगों के पास में इनकम सोर्स भी कम होते हैं, इसलिए भी इसका एक असर होता है कि वो सरल और सादा जीवन जीते हैं। गांव के लोगों में साधारण और पौष्टिक भोजन पाया जाता है, शुद्ध हवा पाई जाती है, और साथ ही उनके व्यवहार में प्रेम और विनम्रता पाई जाती है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, इसलिए वो सरल रहते हैं, छल रहित रहते हैं, सरल और सादा जीवन जीते हैं। अगली विशेषता है संयुक्त परिवार। भारतीय गाँवों की एक बहुत बड़ी विशेषता है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली।
शहरों में संयुक्त परिवार प्रथा लगभग खत्म हो गई है, लेकिन गांव में अब भी संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। संयुक्त परिवार में पति पत्नी बच्चे 2 से 3 पीढ़ी एक साथ रहती है और एक साथ ही वो खाना, एक ही जगह उनका खाना बनता है और एक ही मकान में वो रहते हैं। उनकी संयुक्त संपत्ति होती है, एक ही जगह भोजन बनता है, एक ही जगह पूजा पाठ होता है और ऐसे परिवारों का संचालन वयोवृद्ध व्यक्ति करता है। संयुक्त परिवार में जो परिवार का संचालन है वो एक वृद्ध व्यक्ति करता है या परिवार में जो सबसे बड़ा होता है वो करता है और परिवार के सभी लोग उसका कहना मानते हैं। वह परिवार के आंतरिक और बाह्य सभी चीज़ों का, सभी कार्यों का, सभी बातों का वो निर्णय लेता है और परिवार के सभी व्यक्ति उसका कहना मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। शहरों में चूँकि अब संयुक्त परिवार प्रथा लगभग खत्म होने के कगार पर है, इसलिए संयुक्त परिवार प्रथा की जो विशेषता है वो गाँव की विशेषता है। अगली है कृषि मुख्य व्यवसाय। हमने पहले भी देखा था कि भारतीय गाँव जो निवासी है, जो निवास करते हैं, उनमें 60 से 80% तक लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि गाँव में दूसरे व्यवसाय नहीं है, गाँव में दूसरे व्यवसाय भी है। वो चटाई बनाने का काम है, रस्सी बनाने का काम है, कपड़ा भी बुनते हैं, मिट्टी के और धातु के बर्तन भी बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, गुड़ बनाना, कई सारे व्यवसाय मिल जाएंगे, लेकिन कृषि मुख्य व्यवसाय रहेगा। और साथ ही कई जगह कई जातियां शिकार भी करती है, कई सेवाकारी जातियां भी है जो कृषकों की सेवा करती है, अन्य व्यवसाय करती है, लेकिन फिर भी गाँव का आज भी मुख्य व्यवसाय वो कृषि ही है। जाति प्रथा पाई जाती है गाँव में, जो शहरों में अब कम देखने को मिलती है, लेकिन गाँव में अब भी जाति प्रथा पाई जाती है। एक जाति एक सामाजिक संस्था और समिति दोनों ही हैं। जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है और प्रत्येक जाति का एक परंपरागत व्यवसाय होता है। हालांकि इसमें अब कुछ कमी देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी गाँवों में अब भी कई लोग अपने परंपरागत व्यवसाय को करते हैं, अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। वहाँ गाँव में जाति पंचायत होती है जो उन जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है। साथ ही जाति अपने सदस्यों के खान पान और सामाजिक नियमों पर भी प्रतिबंध लगाती है। जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर उन सदस्यों को जाति से बहिष्कृत किया जाता है। जाति पंचायत के द्वारा ये गाँव में अधिक पाया जाता है। उन पर दंड लगाया जाता है, जुर्माना किया जाता है, आदि सज़ा उनको दी जाती है। साथ ही अब भी गाँव में भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव पाया जाता है। हालांकि शहरों में जाति प्रथा लगभग खत्म हो गई है, गाँव में भी अब इसका कसर कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जाति प्रथा अब भी गाँव में पाई जाती है। अशिक्षा अशिक्षा भी गाँव की विशेषता है। यदि शहरों से तुलना करें तो गाँव में अशिक्षा का प्रतिशत ज़्यादा पाया जाता है। शिक्षा का प्रतिशत गाँव में 55 से लेकर 65% तक पाया जाता है, जबकि शहरों में शिक्षा का प्रतिशत उच्च है। साथ ही पुरुष और महिलाओं की तुलना करें तो महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत, शिक्षा का प्रतिशत, शिक्षा वो बहुत कम है। पुरुषों में फिर भी साक्षरता मिल जाएगी, शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन महिलाओं में, ग्रामीण महिलाओं में अब भी अशिक्षा की दर काफ़ी ऊंची है। गांव में उच्च और तकनीकी शिक्षा का अभाव होता है। अज्ञानता और अशिक्षा के कारण वो ये चीज़ नहीं ले पाते हैं। साथ ही अंधविश्वास और जादू टोने में भी वो विश्वास करते हैं। इसके अलावा कई सारी विशेषताएं भी हम दे सकते हैं कि गांव में धर्म का, प्रथाओं का और रूढ़ियों का अभी भी महत्व है। गांव के लोगों का धर्म अब भी मुख्य नियंत्रणकर्ता के रूप में कार्य करता है। धर्म का उनके जीवन में अभी भी बहुत महत्व है, या यूँ कहें कि धर्म के अनुसार ही उनका जीवन चलता है। गांव में सामुदायिक भावना पाई जाती है, कम्युनिटी फीलिंग पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा हमने देख ही लिया था कि गांव में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। साथ ही जाति प्रथा के साथ साथ एक जजमानी व्यवस्था भी गांव में पाई जाती है। ग्राम पंचायत होती है गांव में। गांव के लोग भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, भाग्यवादी होते हैं। साथ ही जनमत का अधिक महत्व होता है गाँव में। सामाजिक समरूपता पाई जाती है, सोशल होमोजेनिटी पाई जाती है। स्त्रियों की स्थिति अब भी दयनीय है, निम्न स्थिति है। स्त्रियों की स्थिति यदि शहरों से तुलना करें तो गाँव की स्त्रियों की स्थिति अब भी अच्छी नहीं है।
साथ ही एक बहुत अच्छी विशेषता गाँव की वो है आत्मनिर्भरता पाई जाती है। गाँव में एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में वो कार्य करते हैं। इसके अलावा भारतीय ग्रामीण समुदाय एक सामुदायिक एकता के रूप में विद्यमान रहे हैं। बाढ़ में, अकाल में, क्रांति और अन्य संकटों के समय सभी लोग मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। सभी गांव वाले एकत्रित होकर, इकट्ठा होकर उसका मुकाबला करते हैं। गांव में सामाजिक गतिशीलता का अभाव रहा है, वहाँ विशेषीकरण नहीं पाया जाता है, वरन हर व्यक्ति छोटा मोटा सभी प्रकार का कार्य कर लेता है। सीमित आय के कारण गरीबी पाई जाती है गाँव में, उनका जीवन स्तर निम्न होता है। इस प्रकार हमने देखा कि गाँव की विशेषताएं देखी। अब हम देखेंगे गाँव के प्रकार, कि गाँव में भी किस किस तरह के गांव भारत में पाए जाते हैं। इसका 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया गया है। 4 प्रकार के आधार पर गाँवों को बांटा गया है। 4 प्रकार के आधार पर गाँवों का वर्गीकरण किया गया है। पहला धर्म ग्रंथों के आधार पर, दूसरा है डॉक्टर SC दुबे का वर्गीकरण है, तीसरा है HJ पीक का वर्गीकरण है, और चौथा सोरोकिन और जिमरमैन का वर्गीकरण है। पहला है, देखते हैं हम धर्म ग्रंथों के आधार पर गाँव कि रामायण और महाभारत में 2 प्रकार के गांव होते थे। गोस तथा ग्राम का उल्लेख मिलता है। गोस ग्राम से आकार में छोटा और जंगल के पास बसा होता था, यानी गांव बड़ा होता था, गोस छोटा होता था। ऐसे गांव में पशुचारण मुख्य व्यवसाय था और इसके निवासी दूध बेचने का कार्य करते थे। ग्राम का आकार गोस से बड़ा होता था, यानी कि ये थोड़ा सा बड़ा गाँव होता था और इसके निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था, यानी कि कहने का तात्पर्य है गोश का आकार छोटा होता था और वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, जबकि गांव गोश से थोड़ा बड़ा होता था और वहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती था। दूसरा वर्गीकरण है डॉक्टर दुबे का वर्गीकरण। डॉक्टर SC दुबे ने वर्गीकरण के 6 आधार प्रस्तुत किए हैं। डॉक्टर दुबे ने गाँव के वर्गीकरण के आधार पर 6 आधार प्रस्तुत किए हैं। पहला है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर गाँव, यानी कि आकार के आधार पर गांव का वर्गीकरण किया है कि छोटा आकार है, बड़ा आकार है। जनसंख्या के आधार पर, कम जनसंख्या, अधिक जनसंख्या के आधार पर, और भू क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दूसरा वर्गीकरण है प्रजाति तत्व और जातियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तीसरा भूमि के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। चौथा अधिकार और सत्ता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पांचवा दूसरे समुदायों से दूरी के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। और छठा स्थानीय परंपरा के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अगला वर्गीकरण हम देखेंगे HJ पीक का वर्गीकरण। HJ पीक ने 3 प्रकार के आधार पर गाँवों का वर्गीकरण किया है। पहला है प्रवासी कृषि ग्राम, दूसरा है अर्ध स्थायी कृषि ग्राम और तीसरा है स्थायी कृषि ग्राम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पहला तो प्रवासी कृषि ग्राम वो गांव होते थे जहाँ पर लोग प्रवास कर जाते थे खेती के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते थे, छोड़कर चल जाते थे, अस्थायी रूप पर वहाँ पर रहते थे। एक फसल या 2 फसल लेकर वो वहाँ से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते थे। अर्ध स्थायी कृषि निवास में ऐसे गांव में लोग कई वर्षों तक निवास करते थे। जब भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती तो वे गांव छोड़कर चले जाते थे, 5 से 10 साल तक वहाँ खेती करते थे। तीसरा है स्थायी कृषि वाले ग्राम, यहाँ पर के लोग स्थायी रूप से वहीं पर बस जाते थे, वहीं पर रहने लग जाते थे और वहीं पर वो खेती करते थे। अगला वर्गीकरण है सोरोकिन, जिमरमैन और गेल्पिन का वर्गीकरण। सोरोकिन और जिमरमैन का वर्गीकरण हम देखते हैं। इनके वर्गीकरण में वर्गीकरण के 2 आधार बताए हैं। पहला घरों के संगठन के आधार पर और दूसरा है भूस्वामित्व एवं सामाजिक स्तरण के आधार पर। पहला है घरों के संगठन के आधार पर। गांव 2 प्रकार के गांव हैं। केंद्रित ग्राम, यानी कि एक ही जगह झुंड बनाकर वो रहते थे। कृषि योग्य भूमि के गांव के बाहर होती थी और निवास स्थान उनका एक ही जगह होता था, सेंटर में होता था। विकेंद्रित ग्राम दूसरे हैं। विकेंद्रित ग्राम में गांव के निवासी दूर दूर रहते थे, छोटे छोटे समूह बनाकर रहते थे, अपने खेतों के किनारे भी वो मकान बनाकर रह सकते थे। दूसरा आधार है सोरोकिन और जिमरमैन का, भूस्वामित्व और सामाजिक स्तरण के आधार पर गांवों को उन्होंने 5 भागों में बांटा है। पहला है सामूहिक स्वामित्व वाले गांव, दूसरा है सामूहिक किराएदारी ग्राम, तीसरा है व्यक्तित्व स्वामित्व वाले ग्राम, चौथा है व्यक्तित्व किराएदारी ग्राम और पांचवा है बड़े भूस्वामी कर्मचारी वाले गांव। पहला है सामूहिक स्वामित्व वाले गांव। इस प्रकार के गांवों में कृषकों का गांव की भूमि पर सामूहिक स्वामित्व होता था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि सामूहिक स्वामित्व होता है पूरे गांव पर और उत्पादन गांव के सभी परिवारों में बांट दिया जाता है। ये प्रकार बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरा है सामूहिक किराएदारी ग्राम। ऐसे ग्रामों में ग्रामवासी मिलकर गांव की समस्त कृषि योग्य भूमि को किराए पर लेकर खेती करते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत स्वामित्व वाले गांव।
ऐसे ग्रामों में कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। इसमें भूस्वामी, श्रमिक और किराए पर भूमि जोतने वाले रहते हैं। चौथा है व्यक्तिगत किराएदारी ग्राम। ऐसे ग्रामों में कृषि योग्य भूमि पर सामूहिक के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से किराए पर लेकर कृषि की जाती है। और सबसे लास्ट वाला है बड़े भूस्वामी कर्मचारी वाले गांव। ऐसे ग्रामों में कृषि मजदूर किसी बड़े भूस्वामी की यहाँ मजदूरी करते हैं और स्थायी निवास बनाकर रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि गाँव के प्रकार देखे, गाँव की विशेषताएं देखी। वर्तमान समय से यदि हम तुलना करें, वर्तमान समय से हम कंपेयर करें तो गाँव भी आधुनिकता से अछूते नहीं रहे हैं, नई सूचना क्रांति से अछूते नहीं रहे हैं, मोबाइल से अछूते नहीं रहे हैं, और उनका जीवन भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। साथ ही इनकी जो मूल विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में परिवर्तन होता आ रहा है। ठीक, थैंक यू।